हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हमने शुरू किया था जीएस जीके डोज की ये सीरीज पर्टिकुलर, जिसके अंदर हम डेली एमसीक्यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पर, जिसके अंदर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस, करंट अफेयर, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई होप सो आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सीरीज जो है वो 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो रिसेंटली अगर जो मैं बात करूँ तो अभी यूपी का आरओ आने वाला है, आपका CSIR का भी एग्ज़ाम होने वाला है, इवन PCS के भी कई सारे एग्जाम्स आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज रहेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पार्ट सेकंड के अंदर, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ह्यूमन बॉडी का कौन सा वो हार्मोन है जो रेगुलेट करता है कैल्शियम को और फॉस्फेट को। ठीक है, तो इसके लिए जो हार्मोन है वो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो सीक्रेट किया जाता है किसके द्वारा? दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा यह सीक्रेट किया जाता है और ये कंट्रोल करता है बेसिकली क्या? कंट्रोल करता है कैल्शियम को कंट्रोल करता है विद इन ब्लड के अंदर। ये कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम करता है और यहाँ पर जो एक टाइट रेंज देखने को मिलेगी वो 90 टू 100, सॉरी 9 टू 10, नॉट 90, दैट इज 9 टू 10 आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 9 टू 10। और ये रेगुलेट तो करता है कैल्शियम को, बट यहाँ पर कोई भी मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। कैल्शियम जो है हमारा बॉडी के अंदर प्राइमरी एलिमेंट है जो कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट को, मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और बॉडी को फॉस्फेट चाहिए। देखिए कैल्शियम हो गया, अब बॉडी को फॉस्फेट क्यों चाहिए? बॉडी को फॉस्फेट चाहिए या फॉस्फोरस चाहिए, बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉस्फोरस जो चाहिए वो चाहिए बिल्ड एंड रिपेयर के लिए, बनने के लिए और रिपेयर के लिए, रिपेयर ऑफ बोन्स की रिपेयरिंग के लिए या बनने के लिए, या टीथ वगैरह जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो उसके लिए फॉस्फोरस हेल्पफुल रहता है और ये हेल्प करता है साथ में नर्व फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए भी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये डायरेक्टली। तो फंडामेंटल कौन सी चीज़ है यहाँ पर? तो वो है आपकी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम यहाँ पर बात करें, सो दिस इज रिटन इन पार्ट 4 आर्टिकल। देखिए कुछ चीज़ें है ना, पार्ट मतलब इनको पार्ट और आर्टिकल आपको रट जानी चाहिए, है ना। पार्ट 4 है, आर्टिकल क्या है यहाँ पर 36 टू 51 तक है। ओके, कहाँ से लिया हमने? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब ये तो बात हो गई यहाँ पर, अब यहाँ पर पूछा गया, ये तो हो गई इसकी बात। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर DPSP क्या करता है? इसके देखिए मेन वर्क इसका यहाँ पर क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है किसको? स्टेट को। अब यहाँ पर स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है, यहाँ पर राज्य भी है और यूनियन भी है, दोनों को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। तो इन दोनों को ये रिकमेंडेशन या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है फॉर किस चीज़ के लिए? लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग के लिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के लिए। तो ये तीन तरीके की जो फंक्शनिंग है उनको करने के लिए ये बेसिकली दिशा निर्देश जो है ना वो जारी करने का काम DPSP करता है। ठीक है, अब DPSP के अंदर ना कुछ तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। DPSP के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, हमने बात करी 36 टू 51, तो कई सारे आर्टिकल्स तीन कॉन्सेप्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बेस्ड पर, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बेस पर। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के जो बेस पर
आर्टिकल्स देखिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बट यहाँ पर ये है कि सोशलिस्ट है, गांधीयन है, एक है गांधीयन आपका, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक, एक और है आपका लिबरल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स के अंदर जो डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको डिवाइडेड है, ठीक है, उनके बेसिस पर है, उनकी थॉट्स पर है, उनके विचारधारा पर है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है। तो पहले तो हम बात करते हैं सोशलिस्ट के बारे में। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ पर 38, 39, 39 हो गया, फिर 39A भी है यहाँ पर, 39A, ओके 39A के बाद है 41, 42, 43, 43A एंड यहाँ पर रहेगा 47। तो ये आर्टिकल्स जो हैं ये आते हैं किसके अंतर्गत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत। गांधीयन प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट है ना, ये गांधीयन प्रिंसिपल वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं दैट आर द 46, 43, 43B एंड आपका 46 है, यहाँ पर 47 है एंड 48 है। देखिए कई सारे जो आर्टिकल्स है वो 2 में या 3 में हो सकता है, कॉमन भी हो, बट डजेंट मैटर, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंतर्गत आपके जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं 44, 45, 45, 48 एंड 48 का ए भी आएगा यहाँ पर, ए पार्ट, नाउ 49, 50 एंड 51, ठीक है। दीज आर कॉल्ड अंडर द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब ये तो बात हो गई डीपीएसपी की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स की, सिंपल से फटाफट। तो यहाँ पर ये किसके अंदर आता है, दिस कम्स अंडर द पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3। और ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे बोरो किया है। इसके लिए आर्टिकल्स जो है वो आते हैं आपके 12 to 35 तक, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये पहले जब हमारा संविधान बना था तब ये नहीं था, ये हमारा ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट जो 1976 के अंदर हुई है, उसके तहत यहाँ पर ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द पार्ट 4A, पार्ट 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A के तहत ये चीज़ें ऐड करी गई थी, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है यूएसएसआर से, यूएसएसआर दैट इज आज का रशिया, ठीक है, जो आज का रशिया है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे बोरो किया है। और इसके लिए एक कमेटी थी, किसकी कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो संविधान के अंदर ऐड ऑन किया है, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जोनल काउंसिल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय, देखिए जोनल काउंसिल जो है वो किसके द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है, तो दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर सी, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ये जोनल काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट होती है। अब जोनल काउंसिल जो है ये किस टाइप की बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है या किस टाइप की, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, इसे कानून के तहत बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो जोनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा लाया गया था, ये लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब जोनल काउंसिल के अंतर्गत जो पूरा देश है, ऑल इंडिया मतलब जो पूरा हमारा देश है उसे 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, डिवाइड इन 5 पार्ट्स, ठीक है। 5 पार्ट्स में क्या क्या थे, एक था नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड यहाँ पर साउथ। तो मतलब ये इस तरीके से 5 पार्ट्स के अंदर पूरा देश जो है वो जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया था। और प्रत्येक जोन के अंदर, ईच जोन मतलब ये जो जोन है, जैसे नॉर्थ जोन है, ईच जोन, हर जोन के अंदर जो है होम मिनिस्टर होंगे, HM में तो यहाँ पर होम मिनिस्टर होंगे, कहाँ के, ये आपके सेंट्रल वाले होंगे, यूनियन के जो होम मिनिस्टर होंगे वो होंगे, और प्लस यहाँ पर CM होंगे उन कंसर्न स्टेट के, ठीक है। मान लीजिए नॉर्थ वाले में आपके लगभग 6 या 7 स्टेट्स आते हैं, ठीक है, सपोज 7 स्टेट आते हैं, तो वहाँ पर सेंट्रल होम मिनिस्टर होंगे और कंसर्न स्टेट जितने भी होंगे 7 स्टेट, तो वहाँ के आपके CMs यहाँ पर इंक्लूड रहेंगे उस पर्टिकुलर काउंसिल के अंदर, जोनल काउंसिल के अंदर, ठीक है। और 2 मेंबर्स जो होंगे फ्रॉम ईच स्टेट इन ईच जोन,
ठीक है, हर स्टेट में कम से कम दो, हर स्टेट से दो लोग तो जोन काउंसिल के अंदर जरूर होंगे, मतलब 7 लोग हैं तो 7 इंटू 2, 2 लोग तो एक स्टेट से होंगे, तो 14 लोग तो यहाँ पर कंपलसरी इतने लोग होने ही चाहिए। ठीक है, ये बात होगी। अब यहाँ पर जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, ये जो सेंट्रल वाले होम मिनिस्टर हैं, ये कौन होते हैं? ये यहाँ पर कॉमन चेयरमैन होते हैं, मतलब यहाँ पर चेयरमैन होंगे। अब चेयरमैन भाई चाहे वो नॉर्थ की हो, साउथ की हो, ईस्ट वेस्ट, कोई से भी काउंसिल हो, वहाँ के चेयरमैन कौन होंगे? वो होंगे आपके होम मिनिस्टर। ठीक है, और यहाँ पर जो सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर, वो क्या होंगे? वाइस चेयरमैन होंगे। अब देखिए 7 स्टेट है, अगर जो यहाँ पर एक काउंसिल के अंदर या एक जोनल काउंसिल के अंदर 7 स्टेट है, तो कौन से सीएम को नंबर आएगा? वही तो यहाँ पर रोटेशन चलती है। तो जो वाइस चेयरमैन की पोस्ट है ये 1 ईयर के लिए होती है, 1 साल के लिए ये होती है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर हरियाणा के सीएम को नियुक्त किया गया 1 साल के लिए, ठीक है, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम का नंबर आएगा, फिर राजस्थान का आएगा, फिर बिहार का आएगा। तो इस तरीके से रोटेशन चलता रहता है। ठीक है, तो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड विद द जोनल काउंसिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन का। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के जब बारे में जब हम बात करते हैं तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो एनी बेसेंट जो है ये भारत आती हैं, कब आती हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये आती हैं 1893 के अंतर्गत भारत आती हैं। और इन्होंने फाउंडेशन रखी थी किसकी? हिंदू कॉलेज की, हिंदू कॉलेज की। ठीक है, हिंदू सेंट्रल कॉलेज, या बेसिकली सेंट्रल हिंदू कॉलेज था ये, इसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, CHC मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसे। इसकी स्थापना करी थी कहाँ पर? बनारस के अंदर, बनारस के अंदर इन 1898 के अंदर। भाई 93 में आई और 5 साल के बाद इन्होंने यहाँ पर हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, जो आज की डेट में जिसे हम BHU कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये वही वाला कॉलेज है आपका। ठीक है, और साथ में इन्होंने सेटअप किया था इंडिया के होम रूल लीग को, होम रूल लीग की शुरुआत करी थी 1916 में। ठीक है, कहाँ पर? प्लेस इंपॉर्टेंट है, प्लेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं के साथ में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी क्या किया था? होम रूल का मतलब शुरुआत करी थी 1916 में, उसी टाइम पर। तो एनी बेसेंट ने जो शुरुआत करी थी वो कहाँ करी थी? मद्रास के अंदर। और तिलक जी ने शुरुआत करी थी बेलगाम के अंदर। ठीक है, बेलगाम के अंदर, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे? पूना के अंदर थे। ठीक है, अब यहाँ तो हो गई एक चीज़, हमने बात करी एनी बेसेंट के बारे में, होम रूल के बारे में और कॉलेज के बारे में। अब यहाँ पर ये पहली फर्स्ट वुमेन वुमेन INC की चेयरपर्सन भी बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कब? 1917 के अंदर। ठीक है, 1917 के अंदर ये INC की चेयरपर्सन भी बनी थी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पर। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट, ये भी करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो इसकी फाउंडेशन रखी थी, नाम था उनका HP ब्लावा, दैट इज ब्लावाट्स्काई और कर्नल MS ओलोकॉट। ठीक है, तो इन दो लोगों ने मिलकर ये थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी, ना कि एनी बेसेंट ने। और इन्होंने इंस्पायर किसे थे? ये इंस्पायर्ड थे बेसिकली इंडियन थॉट्स से लेकर, इंडियन थॉट्स और इंडियन कल्चर्स से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे दोनों लोग। तो उसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर, ये जो सोसाइटी है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर कब? 1875 के अंदर। ठीक है, एनी बेसेंट जब भारत है उससे पहले ये स्थापना कर चुके थे, तो यहाँ पर एनी बेसेंट का कोई रोल नहीं है। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ INC, बिल्कुल रही हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन C हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कन्वेंशन है कई सारी, और आपका इनका कन्वेंशन जो है प्राइमरली किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो देखिए बसल कन्वेंशन जो है ये हुई थी अराउंड 1989 के बीच में। ठीक है, 89 के अराउंड। तो ये आपका बसल कन्वेंशन जो है दिस इज रिलेटेड विद द हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, रिलेटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट।
ठीक है, तो ये हो गया। और रोटरडैम कन्वेंशन जो है, रोटरडैम कन्वेंशन 1998 और 2004 के बीच में होता है। 1998 में होता है, फिर 2004 में भी होता है ये, और ये रिलेटेड है विद द मर्करी से, नो सॉरी, मर्करी नहीं, पेस्टिसाइड से, ठीक है। दिस इज रिलेटेड विद द पेस्टिसाइड। स्कॉटहोम कन्वेंशन ये आपका होता है 2001 और 4 में, ठीक है। तो ये आपका रिलेटेड है विद द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। मिनीमाटा डिजीज भी है, मिनीमाटा कन्वेंशन भी हुआ था, ये हुआ था आपका 2013 और 17 के 17 में, 2013 में हुआ और फिर 17 में भी हुआ था इसका कन्वेंशन। तो ये आपका रिलेटेड है मरकरी से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम मैच की बात करें तो 3-4 एंड 3-4-1-2, 3-4-1-2 दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक रीजन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल्स ऑफ अ सुइटेबली कट डायमंड इज दैट। सो इसका जो बेसिक रीजन है वो है इट हैज वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 2.42 होता है डायमंड को कट करने के लिए, बट इन जनरली हम बात करें फॉर द ग्लास पर्पस, ग्लास को कट करने के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 1.5 होता है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, ठीक है। बेसिक रीजन यहाँ पर रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, है ना, द स्टेट विद हाईएस्ट ग्रेफाइट डिपॉजिट इन इंडिया। कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेफाइट आपको देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर देश का 35% हिस्सा, मतलब भारत में जितना भी ग्रेफाइट प्रोड्यूस होता है, निकलता है, उसका 35% जो हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश से ही आता है। और ग्रेफाइट की जब हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसका? कार्बन का। कार्बन का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो जनरली यूज किया जाता है कहाँ पर? हमने पेंसिल्स के अंदर बहुत देखा है, हम सभी ने बचपन में या इवन आज भी हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, लेड पेंसिल, मतलब तो उसमें अंदर जो ब्लैक ब्लैक सा होता है ना, दैट इज कॉल्ड द ग्रेफाइट, ठीक है। और इसे हमने लुब्रिकेंट के अंदर भी यूज किया है। इसकी हाई कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो हाई कंडक्टिविटी होने की वजह से इस पर्टिकुलर ग्रेफाइट को हम कहाँ और कौन सी जगह भी यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बैटरीज में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सोलर पैनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं ग्रेफाइट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। और आपको एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी कौन सी है, ठीक है। हु आर द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? अब इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में हम बात करें, देखिए ये कांग्रेस लीडर हुआ करते थे, बट इन्होंने आफ्टर सम टाइम्स इन अराउंड 1919 के अंदर कांग्रेस इन्होंने छोड़ दी थी, लेफ्ट कर दी थी इन्होंने कांग्रेस को, कांग्रेस छोड़ दी थी और इन्होंने शुरुआत करी थी इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, ठीक है, सोसाइटी और स्टेट बेसिकली, ठीक है। इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया था, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। अब इंडियन एसोसिएशन के अंदर ये प्रमोट करते थे एवरी लॉजिकमेट मीन्स, दैट इज द पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल या मटेरियल एडवांसमेंट के बारे में यहाँ पर ये बात करते थे। यहाँ पर एक नाम है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो है वो आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार, कितनी बार? 3 टाइम्स। अब वो 3 टाइम्स का ईयर भी कई बार पूछ लिया जाता है, 1886, 1896 एंड 1906। तो ये 3 बार दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इन्होंने प्रमोट किया था ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को, ठीक है। ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है इसके बारे में इन्होंने कहाँ लिखा? ये टर्म कई बार आपको देखने को मिलेगा, ड्रेन ऑफ या ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये थ्योरी आपको देखने को मिलती है ये इन द बुक, और उस बुक का नाम है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इस बुक के अंदर
लिखा गया है, ठीक है। और ये भारत के मतलब भारतीय ऐसे पहले नागरिक थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर मेंबर बने थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने 1885 के अंदर आईएनसी की स्थापना करी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका। चले आगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन तमिल लिटरेचर के अंदर ग्लोरियस बुक है जिसका नाम है शिल्पदी करम, ठीक है, और मणिमेख खलाई, ठीक है। तो ये दो बुक्स हैं, इस किस चीज़ से रिलेटेड है, बेसिकली ये सिंपल पूछा गया है। तो ये दोनों बुक हैं, ये रिलेटेड है विद द बुद्धिज्म से, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अभी हम। तो ये बुक्स हैं बेसिकली बुद्धिज्म से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर, ठीक है, वर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्ट होती है, मतलब उसकी जो स्थापना होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये कब होती है 1946 के अंदर। डेट की हम बात करें जो कभी पूछा जाए तो 16 मई 16 मई 1946 को इसकी स्थापना होती है अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। और मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इलेक्ट होते हैं बाय द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द स्टेट और बाय द स्टेट, ठीक है। और ट्रांसफर स्टेट के द्वारा बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो सिस्टम है जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं उसके तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है टू असिस्ट द पुअर। ओके, इसका जो मेन उद्देश्य है ओके टू ब्रिंग अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया कवरिंग द रिसोर्स कल्चर एंड इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। विद रेफरेंस टू द फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। अब देखिए उषा मेहता का नाम ना इतिहास में कई बार आता है, और उषा मेहता ये एक गांधीयन फिलोसफी मतलब गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, और इन्होंने 14 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, जब यहाँ पर क्विट क्या चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उस दौरान एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो, बेसिकली एक सीक्रेट रेडियो चलाया था इन्होंने, और उस रेडियो के तहत जो अपने विचार थे, अपनी बातें थी, और डिफरेंट लीडर्स की, इवन जो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो डिफरेंट लीडर्स थे उनके जो विचार और उनकी बातें जो थी वो देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इन्होंने रेडियो चलाया था सीक्रेटली, जिसके लिए उन्हें बाद में अरेस्ट भी किया गया था। तो उसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बेसिकली रनिंग अ सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उषा मेहता का नाम आपको ध्यान रखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सीक्रेट रेडियो। जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। देखिए जैन फिलोसफी क्या होल्ड करती है कि भाई दुनिया जो है वो क्रिएट की गई है, मेंटेन की गई है बाय द लॉ ऑफ यूनिवर्स या यूनिवर्सल लॉ के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि जैनिज्म का कि भाई जो दुनिया एंटायर वर्ल्ड है वो एक एनिमेटेड है, मतलब एक ना एनिमेटेड मूवी जैसे नहीं होती उसी टाइप का है, जिसके अंदर स्टोन, रॉक्स, वाटर, इन सभी में क्या है जीवन है। मतलब जैनिज्म का मेन कॉन्सेप्ट था कि भाई वो हर चीज़ में प्राण देखते थे, ठीक है। इसी वजह से आपने कई बार सुना होगा कि भाई ये जैन लोग हैं जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं वो आपका लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, है ना। तो मतलब दे आर बाइकॉटिंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे फील, और किसी भी नॉन वेज तो शायद बिल्कुल टच भी नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो फॉलो करते हैं, मतलब हर चीज़ में वो एक फील करते हैं कि भाई लाइफ है ना। तो हाउ टू वाई वी आर किलिंग टू द लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो जैनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो
यहाँ पर दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ऋषभ पंत, ऋषभ पंत, ठीक है। ये कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर थे। जैनिज्म में क्या होते हैं? तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर, ठीक है। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ पंत, और लास्ट जो थे आपके 24th तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर, महावीर, महावीर जयंती, महावीर जैन, ठीक है। तो ये नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। अब जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें कहा जाता है, जैनिज्म को जो फॉलो करते हैं उन्हें कहा जाता है जैन्स। और ये जो वर्ण सिस्टम था उसको कंडेम नहीं करते, दे डू नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम। वाइल जब हम बात करें बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म जो है वो वर्ण सिस्टम को कंडेम करता था, ठीक है। कर्म में थ्योरी ऑफ कर्मा, थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे कौन? जैनिज्म या जैन धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग हुआ करते थे, ठीक है। जैनिज्म कहता था कि भाई गॉड है, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो भगवान है ना। मतलब जैनिज्म जो है, देखिए दो एक्चुअली ये जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दोनों एक ही टाइम के एक ही टाइम पे लगभग इनका उद्गम हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पर जैनिज्म कहता था कि भाई ये फॉलो करते, ये मानते थे कि भगवान है, और ये कहते थे भगवान नहीं है। मतलब एक थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्टरी चलती रहती है दोनों के टाइम पीरियड में। जब हम इन दो टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो उनको हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी कब है? भाई इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 28 जनवरी को, और इनका जन्म हुआ था 1865 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे आपका 21 मार्च को होता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, और वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को। तो यहाँ पर हो गया 4 3 2 1, है ना, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जैकोब्सन ऑर्गन इज रिलेटेड? जैकोब्सन ऑर्गन किस चीज से रिलेटेड है? तो देखिए ये रिलेटेड है स्मेलिंग से, स्मेलिंग, ठीक है। और इस पर्टिकुलर ऑर्गन को या जैकोब्सन ऑर्गन को आप कहते हैं वर्मो नसल, वर्मो नसल, वर्मो नसल ऑर्गन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि एक पिच है जो सेंसरी सेल्स के साथ होती है विद इन द मेन नसल चैम्बर, और जो डिटेक्ट करती है हैवी बेसिकली जो मॉइस्चर ब्रोन ऑर्डर्स है ना, मतलब जो हैवी मॉइस्चर होगा उसकी वजह से जो स्मेल उसको डिटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। दिस इज रिलेटेड विद द स्मेलिंग एजेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, acid rain is now regarded as a serious problem in some European and Asian countries. It is major cause of, so this is the major cause of emission of sulfur dioxide and nitrogen oxides from the thermal power plant and burning of the fuels. These oxides dissolve in atmospheric water vapors and falls back on the earth as a acid rain. So यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब मेन जो केमिकल्स हैं एयर पॉल्यूशन के अंदर, स्पेसिफिकली जब हम बात कर रहे हैं एसिड प्रेसिपिटेशन या एसिड रेन की, तो वहाँ पर वो दो चीज़ें आती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की या नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ठीक है। तो दीज टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, ये हमारा था जीके जीएस का जो डोज है, बेसिकली डोज की जो सीरीज है उसका पार्ट 2। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। तो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। मैं रेगुलरली दिन में 1 2 3 वीडियो जितने भी मेरे से पॉसिबल हो पाएंगी वो मैं अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपके मल्टीपल क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हेल्प मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहता है ना, कई लोग जुड़ रहे हैं, दुनिया देख रही है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।